हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कल हमने सीखा था शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, है ना, जिसमें हमने 3 देश को लिया था उदाहरण के रूप में। अमेरिका लिया था, भारत लिया था और ब्रिटेन लिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, हमें इन दोनों चीजों के बारे में सीखना है, इसलिए मैंने ये साथ साथ में रख दिया है कि आपको कंपैरिजन भी होता चले, और जो चीज हम कंपेयर करके सीखते हैं हमको जल्दी याद होती है ना, समझ में जल्दी आती है, इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया है साथ में। तो पहले देख लेते हैं संसदीय प्रणाली का जन्म कौन है, जनक कौन है। तो है ब्रिटेन है, यूके। संसदीय प्रणाली का जनक यूके है, और यहीं से हम इंडिया को भी मिला था, यूके से ही इंडिया ने लिया था इस प्रणाली को। ठीक है, और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है ये अमेरिका का है, इसका जनक कौन है, अमेरिका है। तो संसदीय प्रणाली में जैसे हमने कल देखा था कि क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित होती है। जो संसदीय प्रणाली है ये शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित होती है। ठीक है, और जब लचीले पृथक्करण पर आधारित होती तो क्या होगा, शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत वहां पे उत्पन्न हो जाता है अपने आप। ठीक है, एक चीज हमने कल सीखी थी, है ना, कि ब्रिटेन में क्या है, शक्तियों के लचीला पृथक्करण है, और क्या देखा था, शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत भी है। तो जब यहाँ पे लचीला पृथक्करण होगा तो विधायिका और कार्यपालिका में अपने आप एक घनिष्ठ संबंध बन जाएगा, है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो यही होती है संसदीय प्रणाली में कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये हो गया अर्थ, है ना। बेसिकली अगर हम जाने क्या है, ये अर्थ है, किस चीज का अर्थ है, संसदीय प्रणाली का अर्थ। अब हम देख लेते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली का अर्थ। एकदम कंपेयर करके लिखा गया है, इसलिए आपको बहुत आसानी सब समझ में आएगा। अब कल हमने जैसे देखा था, है ना, यूएसए का जब हम उदाहरण ले रहे थे तो वहां क्या था कि शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है ना, कठोर। यहाँ पे क्या है, शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित था, और यहाँ पे क्या है, शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है। और यहाँ क्या था, जब लचीला पृथक्करण था तो वहां पे समन्वय का सिद्धांत उत्पन्न हो रहा था, है ना, समन्वय का सिद्धांत। लेकिन जब यहाँ पे कठोर पृथक्करण है तो यहाँ पे कोई समन्वय का सिद्धांत नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया बड़ा सा नो, उसमें कोई समन्वय का सिद्धांत नहीं होता अध्यक्षात्मक प्रणाली में। ठीक है, जब यहाँ पे कठोर पृथक्करण है अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो जो कार्यपालिका और जो विधायिका, वहां की विधायिका होती है कांग्रेस कहलाती है, जो वहां की कार्यपालिका और कांग्रेस के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं होते, है ना, उनके बीच दूरी होती है, संबंध नहीं होते, तो हम कह सकते हैं उनके बीच क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, दूरी होती है। तो ये अर्थ हो गया इसका, है ना, उनके बीच संबंध नहीं होती, दूरी होती है। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं कि संसदीय प्रणाली में और क्या होता है। तो संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है ना। दोहरी कार्यपालिका मतलब इसका अर्थ हो गया, इसके दो पार्ट होंगे। पहला जो है नाम मात्र का है, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा क्या है, वास्तविक कार्यपालिका, है ना। जैसे हमने दो पार्ट में देखा है, पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका और सेकंड है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसमें क्या होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है ना। उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही सरकार का अध्यक्ष होता है। समझ में आ गया आपको कि जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही सरकार का अध्यक्ष होता है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्राध्यक्ष होता है। अब मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। जो नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। और यही यूनाइटेड किंगडम में देखें तो, है ना, ब्रिटेन में देखें तो ताज होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो ताज होता है वहां का। और अगर वास्तविक कार्यपालिका में देखें तो जो सरकार का अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, और ब्रिटेन में भी पीएम ही होता है ना। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, ब्रिटेन में भी पीएम ही होता है।
आई होप आपको समझ में आ गई। दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और सेकंड होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र के जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है और जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही सरकार का अध्यक्ष कहलाता है। हमने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि जो भारत में राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। जैसे हमारे मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। और यूके में क्या होता है, ब्रिटेन में ताज होता है वहां का राष्ट्राध्यक्ष। और जो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वही सरकार का अध्यक्ष होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पीएम है तो राष्ट्राध्यक्ष है। और ब्रिटेन में कौन होता है, ब्रिटेन में भी पीएम ही होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए देख लेते हैं अध्यात्मात्मक प्रणाली में। तो वहां क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है ना। जैसे हमने देखा संसदीय प्रणाली में कि दोहरी कार्यपालिका होती है, लेकिन अध्यात्मात्मक प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है। जो एकल कार्यपालिका का हेड होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है ना। राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है और वही सरकार का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है और सरकार का अध्यक्ष भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे एक एकल कार्यपालिका है। और यहाँ पे क्या था, संसदीय प्रणाली में हमने एक टॉपिक लिखा है नीचे कि राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्रपति कोई और है, पीएम कोई और है ना। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और सरकार का अध्यक्ष पीएम होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसके विपरीत है। राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है ना। राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। वहां पे एकल कार्यपालिका होती है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, एकदम सरल था। दोनों का अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, दोहरी कार्यपालिका एकल कार्यपालिका है ना, समझ में आ गई होगी। वहां पे जो हेड होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वही राष्ट्राध्यक्ष होता है, वही सरकार का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, वहां पे राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष सेम होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे संसदीय प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है ना। अब यहां समझने वाली बात होगी कि मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता कैसे। हमारे जो जैसे अभी समझ रहे हैं ना मंत्रियों, अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करते चल रहे हैं तो अपने जो भारत की संसदीय प्रणाली है उसी को ध्यान में रखते हुए आप सीखते चलिएगा कि जैसे यहाँ पे भारत की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं उनका दोहरा उत्तरदायित्व होता है ना। जैसे क्या होता है, पहला उत्तरदायित्व कौन सा है, पहला हो गया, पहला उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से है ना, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा क्या है, सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से मतलब कोई एक मंत्री और सामूहिक रूप से मतलब सारे मंत्री। ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से मंत्री होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, वो होंगे राष्ट्राध्यक्ष के प्रति। जो एक सिंगल मंत्री होगा वो राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होगा। और जो सामूहिक रूप से मंत्रियां हैं वो किसके होंगे, संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, वो राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। और जो सामूहिक रूप से हैं वो संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। सो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिया में। तो भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष कौन है, वो राष्ट्रपति है। तो सिंपल सी बात है, भारत में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है और यूके में ताज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये हमने यहाँ पे सीख लिया है ना। नाम मात्र राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, और वहां पे ताज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सामूहिक रूप से होते हैं वो संसद के निचले सदन के प्रति होते ही हैं। तो वो किसके प्रति होते हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स। अपने इंडिया में कौन होता है, लोकसभा होती है। और यूके में कौन होता है, ये यूके का है। ठीक है, ये है अपने इंडिया का। इंडिया में लोकसभा और यूके में क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति वो उत्तरदायित्व होते हैं। अब हम इधर देख लेते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो मंत्रियों का यहाँ पे एकल उत्तरदायित्व होता है ना। अपने संसदीय प्रणाली में क्या होता है, उनके ऊपर दोहरा कार्यकाल होता है ना, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। संसदीय में ऐसा नहीं है केवल प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है या केवल राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदारी है। यहाँ पे मंत्रियों के ऊपर भी दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पे मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है।
वो भी किसके प्रति होता है? केवल राष्ट्रपति के प्रति होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति ही सरकार का अध्यक्ष है, इसलिए मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व होता है, वो भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और मैं एक बात यहीं पे आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मंत्री बनते हैं अमेरिका में, है ना, वो अगर उनको मंत्री बनना है, अगर वो विधायिका में कार्यरत हैं, कांग्रेस में कार्यरत हैं, तो उनको मंत्री नहीं बना सकते हैं। अगर उनको मंत्री बनना होगा, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाए और जो कांग्रेस में काम कर रहा है, तो उसको पहले कांग्रेस का कार्य छोड़ना होगा, तब वो मंत्री बन सकता है। और यहाँ पे संसदीय प्रणाली में इसका उल्टा है, यहाँ पे उसको मंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना जरूरी है ना। अगर उसका मंत्री बनना है तो उसका संसद का सदस्य बनना जरूरी है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे अगर आप कांग्रेस में कार्यरत हैं, अगर आपको मंत्री राष्ट्रपति बनाना चाहता है, तो यहाँ पे आपको कांग्रेस से इस्तीफा देना हो, तब जाके आप मंत्री वहां पे बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, मैंने उदाहरण दिया अमेरिका, आप देख रहे हैं अमेरिका के बारे में ये। अब बात आती है कि संसदीय प्रणाली में जो सरकार का कार्यकाल होता है अस्थिर होता है। ऐसा क्यों सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है? क्योंकि अगर हम देखें हमारे जो इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहली क्लास या दूसरी क्लास में बताया होगा कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है ना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 0 होता है। हम क्या चुनते हैं? हम लोकसभा चुनते हैं, है ना, लोकसभा चुनते हैं। तो हम कह सकते हैं सरकार का कोई कार्यकाल नहीं है, हम लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं ना कि 5 साल के लिए हम लोकसभा चुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम भाजपा को 5 साल के लिए लाएंगे, कांग्रेस को 5 साल के लिए ले आएंगे, है ना। तो सरकार का कार्यकाल यहाँ पे अस्थिर है, यहाँ पे स्थिर नहीं है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यकाल स्थिर होता है। वहां पे 4 साल का कार्यकाल है, तो 4 साल का कार्यकाल उनको स्थिर मिलना ही मिलना है, उससे पहले वो हटा नहीं सकते। या तो देशद्रोह उनके ऊपर लगेगा या कोई बड़ा, है ना, कोई आरोप लगेगा, तभी उनको हटाया जा सकता है, वरना उनको हटाया नहीं जा सकता 4 साल के लिए। सो हमने क्या देखा संसदीय प्रणाली में कि सरकार का कार्यकाल अस्थिर है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यकाल का जो है कार्यकाल वहां पे स्थिर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसके दोष और गुण, जो दोष हैं और जो अवगुण हैं, वो दोनों बच चुके हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं एक ही बार में आपको समझा दूं। तो थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छी चीजें समझ रहे हैं। आप इसको एज इट इज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना सकते हैं। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, है ना, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, सिंपल। और जो मैं बता रहा हूँ उसी में से ही आपको आएगा, है ना, पेपर में। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, है ना, इसको आप इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा मेंस के लिए। और जो कल मैं दोष और गुण बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी के साथ, है ना, साथ में करते चलेंगे। इधर संसदीय प्रणाली का दोष, इधर अध्यात्मिक प्रणाली का दोष, इधर गुण उधर गुण, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में।